अंशों के निर्माण में हम बात कर रहे हैं। अंशों का जो निर्माण है, कंपनी अंश जारी करती है और अंश की राशि किस्तों में मांगती है। सामान्यतः देखा जाता है आवेदन के साथ, कुछ राशि आवंटन के साथ, प्रथम मांग और द्वितीय मांग, 4 किस्तों में कंपनी पैसा मांगती है। टोटल हमने अब तक 8 एंट्रियां पढ़ी। अंश का जो निर्माण है, 3 प्रकार से अंश जारी किया जाता है। सममूल्य पर निर्माण या अंकित मूल्य पर निर्माण। जब कंपनी अंश के अंकित मूल्य पर ही अंश को जारी करती है तो वो अंशों का सममूल्य पर निर्माण कहलाता है। इसके लिए अलग से कोई प्रविष्टि नहीं है। एक पिछली क्लास में जो अपन ने पढ़ा था, अंशों का प्रीमियम पर निर्माण। जब कंपनी अंश को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी करती है, जब कंपनी अंश को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी करती है तो ऐसी स्थिति में उसे हम अंशों का प्रीमियम पर निर्माण कहते हैं। कंपनी 10 रुपए के अंश को माना 12 रुपए में अगर जारी कर रही है तो ये माना जाएगा कि कंपनी 2 रुपए प्रीमियम के रूप में ले रही है। 2 रुपए प्रीमियम पर अंश निर्मित मानी जाएगी। कंपनी 100 रुपए का अंश है, 110 रुपए में निर्मित कर रही है तो 10 रुपए प्रीमियम पर निर्माण माना जाएगा और ये प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ होता है। और लाभ के लिए प्रीमियम खाते को हम क्रेडिट करते हैं। जब प्रविष्टि बनाएंगे हम तो प्रीमियम खाते को क्रेडिट करेंगे। अंश प्रीमियम खाता क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह अंशों का जो तीसरा निर्माण है, अंशों का भट्टे पर निर्माण। अंशों का भट्टे पर निर्माण। जब कंपनी अंशों का भट्टे पर निर्माण किसे कहेंगे हम? जब कंपनी अंकित मूल्य से, जब कंपनी अंकित मूल्य से कम मूल्य पर, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर अंशों का निर्माण करती है, कम मूल्य पर अंशों का निर्माण करती है उसे अंशों का भट्टे पर निर्माण करता है, से अंशों का भट्टे पर निर्माण कहा जाता है। जब भी हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी अपने अंश की जो कीमत तय करती है, उस तय कीमत से अगर कम मूल्य पर अंश जारी किए जा रहे हैं तो उसे हम अंशों का भट्टे पर निर्माण करें। माना कंपनी के अंश की कीमत 10 रुपए है,
लेकिन कंपनी ने उसे 9 रुपए में ही जारी किया। 10 रुपए के अंश को कंपनी कितने रुपए में जारी कर रही है? 9 रुपए में अगर जारी कर रही है तो 1 रुपए बट्टे पर निर्माण माना जाएगा। ये बट्टा कंपनी के लिए हानि है। 10 रुपए का अंश कंपनी अगर 9 रुपए में जारी कर रही है तो कंपनी के द्वारा ये तय किया गया है कि 1 रुपए प्रति अंश बट्टे पर निर्माण किया जा रहा है अंश को, और ये बट्टा कंपनी के लिए हानि है। कोई सूचना नहीं है तो ये बट्टे की जो राशि है वो आवंटन के साथ। दूसरी स्थिति में बट्टे की राशि फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकती है, सेकंड कॉल के साथ भी हो सकती है, आवेदन के साथ भी हो सकती है, और बट्टा हानि है मेन चीज, तो डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे। आवंटन के साथ अगर बट्टा है तो आवंटन राशि मांगने की जो एंट्री है, आवंटन राशि मांगने पर आवंटन राशि मांगने, अब तक हम बना रहे थे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, बट्टा डेबिट करेंगे तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर आवंटन राशि मांगने की जो हम एंट्री बना रहे हैं, केवल आवंटन है, बट्टा नहीं होगा। हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री बनाते हैं, क्योंकि बट्टा कंपनी के लिए हानि है, तो हानि है, हानि और खर्चे डेबिट किए जाते हैं, इस वजह से हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। यदि ये बट्टा फर्स्ट कॉल के साथ हो तो जो हम फर्स्ट कॉल मांगने की जो एंट्री बनाएंगे, अब तक हम बना रहे थे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल दिया, क्या और जोड़ेंगे उसमें हानि के लिए? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर, वही नियम सेकंड कॉल पे लागू करेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल दिया, क्या और डेबिट कर दोगे आप? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर। तो आवंटन राशि मांगने पर जो नियम लागू होता है बट्टे का, वही फर्स्ट कॉल के साथ करेंगे, वही सेकंड कॉल के साथ करेंगे, तो ये एंट्री आपके बनेगी। फिर आवंटन राशि प्राप्त होने की एंट्री जो हम बना रहे थे वही बनेगी, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर। आवंटन राशि प्राप्त होने की एंट्री बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर। लेकिन हो सकता है कई बार आपके एप्लीकेशन के साथ ही बट्टा हो, आवेदन की राशि के साथ ही बट्टा हो, तो आवेदन राशि प्राप्त करने की एंट्री तो जो बनती है वही बनेगी, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। लेकिन जब हम एप्लीकेशन का शेष कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर के, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री बनी। तो ये आवेदन की राशि जो है इस खाते में, पूंजी खाते में जो ट्रांसफर करने की जो हमारी एंट्री बनती है उसमें ही डिस्काउंट को डेबिट करने की बात करेंगे।
ये बट्टा कंपनी के लिए हानि है, और हानि है तो बैलेंस शीट में हम संपत्ति साइड में, क्योंकि हानि का डेबिट शेष होता है, तो बैलेंस शीट में हम इसको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को संपत्ति साइड में दिखाने की बात करेंगे। तो अंशों का जो भट्टे पर निर्माण है, कोई पूछे किसे कहते हैं, अंश की जो कीमत है उस कीमत से कम मूल्य पर अगर अंश जारी किए जा रहे हैं, कौन सा निर्माण, भट्टे पर। 10 रुपए का अंश 10 रुपए से अगर कम पर जारी किया जा रहा है तो उसे कैसा निर्माण मानेंगे हम, भट्टे पर निर्माण मानेंगे। दूसरी बात, आप भट्टे की जो राशि है कंपनी किसी के साथ, कोई भी किसी के साथ दे हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आवेदन के साथ भी, चाहे आवंटन के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ, चाहे सेकंड कॉल के साथ, ये भट्टा आपके दे हो सकता है। कोई सूचना अगर नहीं है भट्टे के लिए कि कौन सी किस्त के साथ भट्टा दे होगा, तो आवंटन के साथ भट्टा दे माना जाएगा। जैसे प्रीमियम के लिए नियम था, वैसे कि वैसे आपके भट्टे की जो राशि है वो किसके साथ मानी जाएगी, आवंटन के साथ मानी जाएगी। बैलेंस शीट में कौन सी साइड में दिखाना है, संपत्ति साइड में दिखाने की हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर, तो वो चीज आपको इसमें करनी है। क्वेश्चन देखिए, एक टॉपिक हम और ले रहे हैं, बकाया मांग कॉल्स इन। पहले हम ये समझेंगे कि बकाया मांग राशि होती क्या है। जब कंपनी अपने अंशधारियों से आवंटन की राशि या प्रथम मांग की राशि या द्वितीय मांग की राशि मांगती है, कंपनी द्वारा आवंटन की राशि मांगी गई, फर्स्ट कॉल की राशि मांगी गई या सेकंड कॉल की राशि मांगी गई, और अंशधारी उसका भुगतान करने में असमर्थ रहता है, ऐसी स्थिति में हम ये मानेंगे कि कंपनी को आवंटन का पैसा नहीं मिला, कंपनी को फर्स्ट कॉल का राशि नहीं मिली या सेकंड कॉल की राशि नहीं मिली। ऐसी स्थिति में कंपनी को ये राशियां नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि उस किस्त की राशि बकाया रह गई, वो बकाया मांग राशि है। तो इसको जब हम कहेंगे कि बकाया मांग राशि किसे कहते हैं, जब कंपनी के अंशधारी जब कंपनी के अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई किस्तों कंपनी द्वारा मांगी गई किस्तों जैसे आवंटन, प्रथम मांग तथा
द्वितीय मांग का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उसे बकाया मांग राशि कहा जाता है। जब कंपनी के अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई किस्त में कंपनी ने मानो आवंटन मांगा, लेकिन अंशधारी आवंटन की राशि नहीं चुका पाया। कंपनी ने फर्स्ट कॉल की राशि मांगी, लेकिन अंशधारी फर्स्ट कॉल नहीं चुका पाया। कंपनी ने सेकंड कॉल की राशि मांगी, लेकिन अंशधारी सेकंड कॉल का समय पर भुगतान नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि राशि बकाया मांग राशि कहलाएगी। मानो 400 अंशधारी हैं जिनको 25 रुपए के हिसाब से आवंटन देना था, लेकिन 400 अंशधारी आवंटन की राशि भुगतान नहीं कर पाए। तो 400 अंशधारी 25 रुपए मानो अलॉटमेंट की राशि है, तो 4 से इंटू 25 10,000 रुपए भुगतान नहीं कर, तो वो 10,000 रुपए क्या कहलाएगी? वो बकाया मांग राशि कहलाएगी। बकाया मांग राशि के लिए वैसे अलग से कोई प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम बकाया मांग राशि प्राप्त करेंगे तब हम उस राशि को मानो कंपनी सभी अंशधारियों से 50,000 रुपए आवंटन मांग रही है, तो हम आवंटन मांगने की एंट्री 50,000 से बनाएंगे। लेकिन 50,000 में से मैं कहूं कि उसमें से 5,000 रुपए आवंटन के नहीं मिल पाए, 5,000 रुपए आवंटन की राशि बकाया रह गई, तो 50,000 में से 5,000 नहीं मिले तो कितने मिले? 45,000। तो 45,000 रुपए से आवंटन राशि प्राप्त करने की एंट्री हम बनाएंगे। 50,000 मांगे, सभी अंशधारी पैसा दे देते तो हम 50,000 रुपए ही आवंटन प्राप्त करते, लेकिन 50,000 में से 5,000 रुपए की राशि क्या रह गई? बकाया मांग राशि रह गई। 5,000 रुपए हमको नहीं मिले, और 5,000 रुपए जब नहीं मिले तो 45,000 रुपए ही प्राप्त हुए। क्या? तो बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो हम एंट्री बनाएंगे वो 45,000। मानो मैं कहूं कि फर्स्ट कॉल 1 लाख रुपए मांगी गई, और 1 लाख रुपए फर्स्ट कॉल जो मांगी गई उसमें से 10,000 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं मिले। 1 लाख रुपए फर्स्ट कॉल के मांगे गए, लेकिन उसमें से 10,000 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, तो इसका मतलब 90,000 रुपए प्राप्त हुए। क्या? तो ऐसी स्थिति में बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो बनाएंगे हम 90,000 रुपए से ही वो एंट्री आपकी बनेगी। तो बकाया मांग राशि की अलग से कोई प्रविष्टि बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बकाया मांग राशि प्राप्त करते समय जिस किस्त का पैसा नहीं मिला उस राशि को घटा करके प्राप्त करते समय दिखाया जाएगा। सेकंड कॉल के साथ नहीं मिली राशि मानो, तो सेकंड कॉल प्राप्त करते समय उस राशि को हम घटा करके दिखाने की कहीं आपके बात आपके करेंगे। इसके अलावा बकाया मांग के लिए कंपनी अंशधारियों से 10% वार्षिक दर, बकाया मांग पर कंपनी अंशधारियों से 10% वार्षिक ब्याज वसूल करती है। निश्चित बात है कंपनी के अंशधारियों ने अगर किस्त नहीं चुकाई, कहीं ना कहीं वो इस बात के लिए दोषी है। तो ऐसे अंशधारियों से जिनका पैसा बकाया रह गया है उन अंशधारियों से कंपनी 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल करती है।
और जो 10% वार्षिक ब्याज जो वसूल किया जाएगा, ये ब्याज कंपनी के लिए लाभ है। ये जो ब्याज है कंपनी के लिए लाभ। 10% वार्षिक ब्याज वसूल किया जाएगा और ये ब्याज कंपनी के लिए क्या होगा, लाभ। ब्याज प्राप्त होने की जो हम एंट्री बनाएंगे, ब्याज की राशि प्राप्त होने, बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया। बकाया मांग पर ब्याज की राशि वसूल हुई है तो बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। बकाया मांग पर ब्याज की राशि प्राप्त हुई है, बैंक को तो दिया करेंगे प्राप्त राशि के लिए, और ये ब्याज कंपनी के लिए लाभ है। तो लाभ है, इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ऐसी स्थिति में ये जो साल के अंत में ये ब्याज की राशि इस खाते में से निकाल करके लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे। इस खाते में ट्रांसफर करेंगे, लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करने की जो एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया टू पीएनएल, क्योंकि लाभ हानि खाते की क्रेडिट में आएगा तो पीएनएल अकाउंट को आपके क्या किया जाएगा, क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया टू पीएनएल अकाउंट, ये एंट्री आपके बनेगी। तो बकाया मांग राशि पर ब्याज कितना, 10%। ब्याज लाभ है, लाभ है तो कंपनी ब्याज को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। तो बैंक दिया टू इंटरेस्ट, और खाली इंटरेस्ट लिखेंगे हम तो सिंपल इंटरेस्ट माना जाएगा। कॉल्स इन एरियर का ब्याज है तो बकाया मांग राशि पर ब्याज क्रेडिट किया जाएगा। और अंत में, साल के अंत में इस राशि को किस खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पीएनएल अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया टू पीएनएल। बकाया मांग राशि के लिए अलग से कोई प्रविष्टि बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि बकाया मांग राशि के लिए आपको एंट्री बनानी है। तो बकाया मांग राशि के लिए जो हम प्रविष्टि बनाएंगे, बकाया मांग राशि के लिए बकाया मांग राशि एंट्री हमारी जो बनेगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट शेयर कॉल। उसके बाद बकाया मांग राशि, बकाया राशि प्राप्त होने पर बकाया राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट दिया टू कॉल से ये
बकाया मांग राशि के लिए कुछ नहीं कहा जाए तो अलग से कोई एंट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कह दे हो कि बकाया मांग राशि के लिए प्रविष्टि करनी है तो बकाया मांग खाते को तो डेबिट करेंगे, कॉल से एरियर अकाउंट दिया है और जिस कॉल से संबंधित है, अलॉटमेंट से संबंधित है तो टू अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल से संबंधित है तो टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल से संबंधित है तो टू सेकंड। और जब ये राशि प्राप्त हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरिया, बकाया राशि प्राप्त होने की एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरिया। तो ये टॉपिक बकाया मांग राशि का, तारीख समय पर भुगतान नहीं कर रहे बकाया मांग राशि, कोई पूछे ब्याज की दर, बकाया मांग राशि पर 10% वार्षिक ब्याज वसूल करने के बाद ब्याज प्राप्त करने की एंट्री बैंक डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, ब्याज की राशि को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करने की एंट्री, क्योंकि ब्याज लाभ है तो पी&एल अकाउंट क्रेडिट होगा लाभ के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया अकाउंट डीआर टू पी&एल। बकाया मांग राशि के लिए वैसे तो अलग से कोई एंट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए निर्देश मिले हमको कि बकाया मांग राशि के लिए एंट्री करनी है तो कॉल्स इन एरिया अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल से संबंधित है तो फर्स्ट कॉल, और जब ये राशि प्राप्त हो जाएगी बकाया राशि प्राप्त हो गई तो बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरिया, तो इसका मतलब कॉल्स इन एरिया यहाँ डेबिट हुआ था और यहाँ क्रेडिट हुआ, एक तरह से ये खत्म हो गया, तो हमारी एंट्री एक तरह से बैंक डीआर टू शेयर अलॉटमेंट ही रहेगा। तो ये चीज आपको देखनी, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, कमल लिमिटेड ने कमल लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 50,000 समता 11 रुपए में जनता को ले 11 रुपए में जनता को ले लो। आवेदन पर 3 रुपए, आवंटन पर 4 रुपए, आवेदन पर 3 रुपए और आवंटन पर कितना है 4। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ प्रीमियम सहित 4 रुपए में ही 1 रुपए किसका जुड़ा हुआ है, प्रीमियम का जुड़ा हुआ है। प्रीमियम सहित प्रथम मांग प्रथम मांग 2.5 रुपए तथा द्वितीय मांग 1.5 रुपए।
रमेश एक अंशधारी जिसके पास 500 अंश थे, आवेदन राशि के अलावा कितने अंश थे उसके पास? 500 अंश। आवेदन राशि के अलावा कोई भुगतान नहीं कर सकता। शेष अंशधारियों से समय पर भुगतान प्राप्त हुए। शेष अंशधारियों से समय पर भुगतान प्राप्त हुए। आवश्यक प्रविष्टियां नहीं। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। ये क्वेश्चन है। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। 50,000 अंश 10 का अंश 11 में जारी कर रही है कंपनी। 3 रुपए एप्लीकेशन पर ले रही है। पहली एंट्री आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री हम बनाएंगे। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 अंशधारियों से 3 रुपए के हिसाब से आवेदन पर कितने रुपए मिले होंगे हमको? 1,50,000 रुपए मिलेंगे। तो बैंक डीआर के सामने भी 1,50,000 और एप्लीकेशन के सामने भी 1,50,000। ये किस चीज की एंट्री है? आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री। अब इस प्राप्त आवेदन राशि को कंपनी पूंजी खाते में ट्रांसफर करेगी। दूसरे नंबर पर जो हम एंट्री बनाएंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख रुपए इस एप्लीकेशन में से खाते में से निकलेंगे तो डेबिट करेगी और किस खाते में ले जा रही है कंपनी? पूंजी खाते में। 1,50,000। तो दो एंट्री हैं, एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होने की एंट्री और दूसरा एप्लीकेशन का जो पैसा है किस खाते में जमा कर दिया कंपनी ने? पूंजी खाते में जमा कर। ये दो एंट्री आवेदन से संबंधित। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगे कितने रुपए? 4 रुपए। प्रीमियम सहित 4 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम का भी जुड़ा हुआ है। तो आवंटन राशि मांगने की जो हम एंट्री बनाएंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट दिया 50,000 अंशधारियों से कंपनी 2 लाख रुपए मांगेगी। अलॉटमेंट दिया के सामने हम 2 लाख देंगे। 4 रुपए में से 1 रुपए प्रीमियम ही रहेंगे। प्रीमियम के सामने जाएगा 50,000 और टू कैपिटल के सामने आएंगे 1,50,000।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दिया 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपए। 4 रुपए में से 3 रुपए कैपिटल में जाएंगे और 1 रुपया किसमें जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके जाएगा। तो इस तरह 1.5 लाख रुपए तो कैपिटल मांगे और 1 रुपए के हिसाब से प्रीमियम मांगे। लास्ट एंट्री, आवंटन राशि प्राप्त होने की। अब आवंटन राशि प्राप्त होने की जो हम एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉट। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। सभी अंशधारी अगर समय पर भुगतान करते तो हम 2 लाख रुपए से ही एंट्री बनाते, लेकिन आपको लिख रहा है 500 अंश जिसके पास थे उसने आवेदन के अलावा कोई भुगतान नहीं किया। इसका मतलब ना तो उसने आवंटन चुकाया, ना फर्स्ट कॉल चुकाया, ना सेकंड कॉल का भुगतान किया। ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि 500 अंशधारियों ने 4 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए नहीं चुकाए क्या, 2,000 रुपए बकाया रहे। 500 अंशधारियों से 4 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए नहीं मिले, तो 2,000 रुपए अगर नहीं मिले 2 लाख रुपए में से, इसका मतलब कितने रुपए ही प्राप्त हुए, 1,98,000 रुपए ही प्राप्त हुए। तो ये एंट्री जो बनाएंगे हम 1,98,000 से बैंक डीआर टू अलॉटमेंट बने। कौन सी कॉल मांगेगी अगली कंपनी, फर्स्ट कॉल की राशि मांगेगी क्या, वैसे के वैसे बनाना है आपको। तो फर्स्ट कॉल मांगने की जो एंट्री हम बनाएंगे 5वें नंबर पर, फर्स्ट कॉल की राशि मांगने की एंट्री। फर्स्ट कॉल की राशि मांगने की एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और 50,000 अंशधारियों से कंपनी 2.5 रुपए के हिसाब से 1,25,000 रुपए, कितने रुपए मांगेगी, 1,25,000। तो 1,25,000 रुपए फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री हम बनाए। बैंक अकाउंट दिया, सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, फर्स्ट कॉल को डेबिट करेंगे और ये पैसा किस खाते में ले जा रही है कंपनी, कैपिटल में। अब ये फर्स्ट कॉल का पैसा जब प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। 1,25,000 मांगे, अगर सभी अंशधारी दे देते तो 1,25,000 से एंट्री बनाते, लेकिन 500 अंशधारियों ने 2.5 रुपए के हिसाब से 1,250 रुपए नहीं चुकाया क्या, तो 1,25,000 में से 1,250 नहीं मिले, 1,23,750 रुपए फर्स्ट कॉल के प्राप्त होंगे। तो बैंक डीआर टू फर्स्ट कॉल जो बनाएंगे हम 1,23,750 से। 500 अंशधारियों ने 2.5 रुपए के हिसाब से ये राशि नहीं चुकाई, 1,250 नहीं मिले। अब हम कौन सी कॉल मांगेगी कंपनी, सेकंड कॉल। कितने रुपए सेकंड कॉल के, 1.5 रुपए। सेकंड कॉल मांगने की क्या एंट्री बनाएंगे, फर्स्ट कॉल की जगह आपको नाम चेंज करना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह क्या कर दोगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 1.50, 75,000 से एंट्री बनी। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री जो है 50,000 अंशधारियों से कंपनी 1.5 रुपए के हिसाब से 75,000 रुपए मांगेगी। अब जब हम सेकंड कॉल प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 500 अंशधारियों ने 1.5 रुपए के हिसाब से ये राशि नहीं चुकाई, 750 रुपए नहीं चुकाए क्या, तो 750 रुपए प्राप्त करते समय जब हम बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल बनाएंगे तो 75,000 में से 750 रुपए आप कम कर देंगे, तो 74,250 रुपए से ही ये एंट्री बनेगी।
तो बकाया राशि जो होती है ब्याज के लिए कुछ कहा नहीं गया है, कहता तो हम 10% बकाया मांग राशि पर ब्याज भी वसूल करते, लेकिन यहाँ पर ब्याज के लिए कोई बात आपको नहीं कही गई, तो हम ब्याज के लिए कोई एंट्री अलग से बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये इस तरह आपके पूरा जो क्वेश्चन है, 2 एंट्री आपके एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की, 2 एंट्रियां फर्स्ट कॉल की, और लास्ट में 2 एंट्रियां किसकी बनेगी, सेकंड कॉल की आपके बनेंगी। तो इस तरह आपकी ये कंप्लीट होगा। तो ये बकाया मांग राशि का जो टॉपिक है आपके इस तरह आपके समाप्त होगा। आपको इसमें कहीं भी अगर कोई दिक्कत महसूस होती है आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर आपके समाप्त कर रहा हूँ। कोई भी समस्या हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।